हेलो बच्चों। तो आज हम इस चैप्टर में जो हमारा एनोड रेस वाला पोर्शन है यानी कि जिसमें हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझेंगे। और आज हम बेसिकली पूरा पूरा फोकस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स पे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं तुम्हें याद दिला दूं। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो एटम होता है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा जो एटम होता है वो बना हुआ होता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख ली थी और ब्रीफली हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों को समझा था। आज हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात पूरा फिनिश करके फिर हम एटॉमिक मॉडल पे फोकस करेंगे, जहां पर सारे साइंटिस्ट जो जितने भी साइंटिस्ट थे जैसे हमारे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और बोर्स, इन सब ने आकर के अपने अपने एक्सपेरिमेंट से अपने अपने जो मॉडल्स दिए उनके थ्रू पता लगाया और हमें बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो मैं प्रतिभा सक्सेना, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकेंड लेक्चर है उसको। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल सत्या शिक्षा 6, 7, 9, 10 जो है 6, 7 छोटे बच्चों के लिए और आप लोगों के लिए 9, 10। तो 9, 10 जो है सत्या शिक्षा 9, 10 इसको आप ज्वाइन करें। ठीक है, वहां से अवेल करें वो सारी चीजें जो कि आपको चाहिए है। सबसे पहले बात करेंगे एनोड रेस की। बचा एनोड रेस कहाँ से आई, कैसे मिली, क्या हुआ, ये सब बात करते हैं। पहले मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर के चलती हूँ। जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने हाई वोल्टेज और कम प्रेशर पे, लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज पे वैक्यूम की एक ट्यूब थी जिसमें हमने एक कैथोड एक एनोड लगाया था और कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली जो रेस थी उनको हमने बोला कि ये जो हाइड्रोजन गैस जो आयनाइज हुई थी, वो जो पार्टिकल्स जा रहे हैं ये कुछ नेगेटिवली इन नेचर है क्योंकि ये पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ जा रहे थे और कैथोड से जा रहे थे, इसलिए हमने उनको कैथोड रेस बोला था। सेम एक्सपेरिमेंट इस बार लिया गया, लेकिन इस बार जो कैथोड था वो परफोरेटेड कर दिया गया। बेटा परफोरेटेड का मतलब होता है कि हमारे जो कैथोड है, हमारा जो इलेक्ट्रोड जो दो है, इसमें एक एनोड एक कैथोड है, उसमें से जो कैथोड है उसको हमने होल कर दिया है, उसमें जगह जगह पर इस तरीके से उसको होल फॉर्म में रख दिया है, मीन्स इस तरीके से। तो जब रेज आएंगी तो इससे कुछ तो पेनिट्रेट हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आगे कुछ रेस क्या होती है, कुछ रेस निकल जाती है तो कुछ का क्या होता है। तो बिल्कुल सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट था, बस परफोरेटेड कैथोड यहाँ पर रहा। ठीक है, आपका नया। बाकी हाई टेम्परेचर था और लो प्रेशर था। ठीक है, अंदर वैक्यूम था, हाइड्रोजन गैस डाली गई। हुआ क्या, बेसिकली मोटी मोटी सी जो चीज है वो आप समझो। आप एक क्लास 9 के लिए जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बताने वाली हूँ, तो बस आप फोकस करके बस सुनो और कुछ मत करो। तो ये दो इलेक्ट्रोड लगाए और कैथोड रेस भेजी गई। तो उस टाइम पर हाइड्रोजन गैस जो है भेजी गई, उस टाइम पर देखा कि कैथोड रेस तो निकली रही है, साथ ही साथ एनोड रेस भी बन रही है। एनोड रेस जो एनोड से होती हुई एनोड से होती हुई जा रही है कैथोड की तरफ। तो ऐसा देखा गया जब कि आपका जो हमने कैथोड लिया था परफोरेटेड वाला, उससे जब आपकी जो पार्टिकल्स थे वो कुछ तो आपके एनोड की तरफ आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पी पॉइंट, सपोज यहाँ पर पी मान लेते हैं, एंड की तरफ जा रहे थे। किसकी तरफ, कैथोड की तरफ जा रहे थे। तो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, यानी कि तो वो खुद पॉजिटिव होंगे ऐसा बोला गया, यानी कि वो पॉजिटिव रेस थी जो कि कैथोड की तरफ मूव कर रही थी परफोरेटेड एरिया से, मतलब कि होल वाले एरिया से अपोजिट साइड में जा रही थी। तो बच्चा इनको बोल दिया गया कैनॉल रेस या एनोड रेस। कैनॉल रेस इसलिए बोला गया क्योंकि इनके बीच में था भैया होल, और एनोड रेस इसलिए बोल दिया गया, एनोड भी बोल सकते क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। तो अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली गोल्डस्टीन ने ये सारी चीजें करके बताई थी। गोल्डस्टीन ने पूरा पूरा काम प्रोटॉन पे किया। प्रोटॉन के बारे में भी बता दिया कि जो पॉजिटिव रेज है वो प्रोटॉन है, बट वो ये नहीं बता पाए कि प्रोटॉन की जो एक जगह है सर्टेन वो क्या है। तो इसी को ही इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट रदरफोर्ड थे वो आए। तो देखते हैं सबसे पहले कि एनोड रेस के लिए क्या हमने किया। ठीक है, तो थ्योरी मैंने तुम्हें बता दी समरी टाइप में। अब हम पढ़ते हैं क्या किया कि प्रेशर को बहुत कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। इट वाज ऑब्जर्व दैट एडिशन किया, जैसे ही एडिशन हुआ कैथोड रेस का, जैसे ही कैथोड रेस बनी तो एक अलग टाइप की न्यू काइंड ऑफ रेस भी वहां पे बनने लगे जो कि फाउंड हुई विच केम थ्रू द परफोरेशन होल ऑफ द कैथोड के होल से आती हुई प्रतीत हो रही थी, मतलब दिख रही थी। और दीज रेस ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, बिल्कुल इसके तरह। ठीक है, देन द होल ऑफ द कैथोड एंड स्ट्रक द अदर एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। और अब जो ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अदर जो है अलग एंड पर मिक्स हो रहा है सब कुछ, हिंदी हिंदी इंग्लिश, तो उस पर जो है टकरा के जाता है।
अब टकरा के जाकर के तो हुआ क्या कि भाई वहां पर जो है एक स्क्रीन तो लगाई रखी थी, हम तो मतलब वही है कि नॉट हम साइंटिस्ट काबिल थे तो उन्होंने पहले से ही लगा दिया था, क्योंकि ऐसे तो विजिबल होगा नहीं, तो जडन की स्क्रीन लगा दी जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। फ्लोरोसेंट रेडिएशन जो है वहां पर प्रोड्यूस होने लगा, यानी कि ग्लो टाइप का फ्लो जो है हमें प्रोड्यूस होता हुआ दिखा। इससे हमें ये पता चला कि कोई ना कोई रे है जो आ रही है। वो रे कौन सी थी? पॉजिटिव थी, क्योंकि वो कैथोड की तरफ जा रही थी। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद में दीज रेज वर कॉल्ड कैनोड रेज, इसको हमने कैनोड रेज क्या कहा क्योंकि ये होल से आ रही थी, और हमने इसको एनोड रेज कहा क्योंकि ये एनोड की तरफ से आ रही थी। क्या तुम इतनी बात समझ गए? क्या इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना था? चलो ठीक है, आगे चले। उसके बाद में तो फिर प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, और चार्ज प्रोटॉन पे क्या होता है। तो बच्चा प्रोटॉन का जो मास होता है अगर केजी में बात करें तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 होता है। 10 टू द पावर माइनस का 27 लिखा हुआ है ये। एंड ये तो हो गई केजी की बात, ठीक है। 1.67 इंटू 10 टू माइनस का 27। अगर आप ग्राम में बात करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू माइनस का 24 ग्राम होगा। तो दोनों ही सही है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो याद। उसके बाद में अगर मास के चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है इसका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 गुना। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 गुना। ठीक है, तो ये इसका हो जाता है चार्ज। तो दोनों ही बातें हमें पता चल गई कि इसका मास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है। तो ये उस टाइम पर पता चल गया। बात करते हैं फिर न्यूट्रॉन की वजह। न्यूट्रॉन की क्या खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन का जो इसके खोजकर्ता थे वो थे आपके चैडविक। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी की। अब इसके पीछे की रिएक्शन जो रिएक्शन है वो आपको नहीं पढ़नी है, वो एक सेपरेट पार्ट है। 12th में जब पहुंचोगे तो आराम से पढ़ लोगे उसको। वो रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। मास ऑफ न्यूट्रॉन देख लो। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल बराबर बराबर होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। मतलब जो आपके 1.6 है इसके आगे की जो डिजिट है वो बस चेंज हो रही होगी, तो समझ लो बहुत ज्यादा कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ये दोनों ही बराबर है। अच्छा, न्यूट्रॉन का चार्ज तो कोई होता नहीं है, तो तुम सबको पता, ठीक है। और नहीं पता है तो पिटने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, वैसे तो पता ही होगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं। हमने क्या पढ़ लिया? सिंबल। सिंबल हमने पढ़ लिया था, क्या होता है तुम्हें दिख रहा है? ई पी एन, ठीक है। या तो चार्ज लगा दो, ई नेगेटिव पी पॉजिटिव। दूसरा नेचर क्या होता है? ये नेगेटिवली, ये पॉजिटिवली, ये न्यूट्रल। तीसरा रिलेटिव मास क्या होता है? रिलेटिव मास का मतलब है कि उसका अपना मास जो है उससे कंपेयर करवा दी जाए किसी अदर एटम की, एक स्टैंडर्ड ले लिया जाए। तो हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन के रिलेशन में अगर इसको देखें तो रिलेटिव मास बेटा इसका कितना हो जाता है? 1 अपॉन में 1840, 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये होता है इसका रिलेटिव मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है बच्चा? प्रोटॉन का होता है इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। न्यूट्रॉन का भी सेम ही हो जाएगा क्योंकि दोनों का मास बराबर होता है। फिर बात करते हैं एक्चुअल मास की, जिसको एब्सोल्यूट मास कहते हैं। वो होता है, यही आपको ज्यादातर याद रखना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर 28 ग्राम। ठीक है, ये अभी हमने पीछे बात की। ग्राम में लिखोगे तो ऐसे, नहीं तो किलोग्राम में आपका वही रहता है 30 में। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24। ठीक है, ये होता है आपका क्या? ये आपका होता है ग्राम में किसका? प्रोटॉन का मास। अच्छा, फिर उसके बाद में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कितना मास होता है बच्चा? न्यूट्रॉन का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24। ठीक है, समझ गए आप? आई होप समझ गए होगे। ठीक है, उसके बाद में जस्ट गिव मी 1 मिनट। बच्चा, उसके बाद में फिर चार्ज की बात करें तो चार्ज, अगर यूनिट चार्ज की बात करें तो -1 होता है इलेक्ट्रॉन पे, +1 होता है प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। और अगर सिंपल सी चार्ज जो हमारा एक्चुअल में होती है वैल्यू उसको देखें तो 1.6 इंटू 10 टू द माइनस का 19, ये भी इतना ही होता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी पीछे भी कवर कर लिया है, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। अब देखो, हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रक्चर जो एटम है वो कैसे मिलकर, किससे मिलकर के बनाया हुआ है, लेकिन अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है कैसा, एटम कैसा दिखता है। तो सबसे पहले थॉमसन ने अपना कुछ रखा मॉडल। उसके बाद में रदरफोर्ड, क्योंकि इनमें इनकी मॉडल में कुछ कमियां आ गई, तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। इनके मॉडल में भी कुछ कमियां आ गई, ये भी फेल हो गया, तो फिर आए बोर्ड। इन्होंने भी अपना मॉडल दिया और ये जो है सक्सेसफुल रहा। देखते हैं थॉमसन का मॉडल, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने एक जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसकी कंपैरिजन की वाटरमेलन से, कि जो सरफेस होता है रेड वाला एरिया वो प्रोटॉन होते हैं, और जो आपके ये सीड्स दिख रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इम्बेंडेड रहते हैं यानी कि धसे हुए रहते हैं किसमें? इस रेड वाले पोर्शन में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज में। तो ऐसा इन्होंने कहा। ये तो हो गई मेरी समरी। अब बात करते हैं, ये पहले थे, फर्स्ट थे प्रपोज करने वाले जो डिटेल मॉडल ऑफ एन
एटम, एक एटम का डिटेल मॉडल जो प्रपोज किया, ये पहले थे ऐसे। ही प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, एक एटम जो है कंसिस्ट करता है यूनिफॉर्म स्फीयर, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब भाई, जो पहले वाले हमने बात की थी उस दिन भी, कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एक एटम, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका इक्वल, ठीक है। तो यही उन्होंने बस बोला और इसको प्लग पुडिंग। अब थॉमसन ने ये जो मॉडल दिया, ये कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। पहला मॉडल था, ठीक है, बढ़िया था मॉडल, लेकिन उस टाइम पर इनकी वाहवाही तो हुई, लेकिन यहाँ पर जो मॉडल था वो एक तरीके से फेल हो गया, क्योंकि ये कुछ हजम नहीं हुई चीजें, क्योंकि बाकी साइंटिस्ट और भी कुछ लेकर के आए थे, जैसे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा, ये काफी कुछ मतलब मददगार रहा ये जानने के लिए कि भैया कहाँ पर कौन सी चीजें आ रही है। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुमने जो अभी पीछे पढ़ा था, गोल्डस्टीन ने जो मॉडल अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से मैं प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, लेकिन प्रोटॉन की जगह नहीं पता चल पाई थी। अब ये रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन की जगह बताएंगे कि प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली ये न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे, बेसिकली ये जो है मेनली ये न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन के बारे में इन्होंने ही बताया कि ये कहाँ होता है, प्रोटॉन पाया कहाँ जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की या गोल्डस्टीन ने, या दोनों, मतलब ऐसा सिंगल सिंगल दे देंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो आपको दो ऑप्शन दिए होंगे। तो डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने ही की प्रोटॉन की, लेकिन जो एक्चुअल जो तरीका था, इन्होंने सही तरीके से रदरफोर्ड ने ही बताया कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहता है, तो स्ट्रेट रदरफोर्ड को ही दिया जाता है, तो आप टिक रदरफोर्ड ही करोगे, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है इस बारे में। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट की, हमने जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम है, रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको हम पढ़ेंगे, कुछ उसके पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, और जो है इस पिक्चर को भी समझेंगे। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, इसमें बेसिकली क्या किया गया, देखो गोल्ड फॉइल है, मीन्स ये एटम से बना हुआ होगा। इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इसको फिर से बनाते हैं। इन्होंने बेटा ऑब्जर्व किया कि जो गोल्ड फॉइल है, अगर ये गोल्ड फॉइल है, मैं अपने आपसे पहले बना कर दिखाती हूँ, फिर ये हम लोग जो है समझेंगे। तो इन्होंने देखा कि कुछ तो पेनिट्रेट करके निकल गए, कुछ बीच में एक एरिया एरिया ऐसा था जो पॉजिटिवली चार्ज कंसिस्ट कर रहा था। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जिस भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वो निकल रहे थे सोर्स से, वो पॉजिटिवली चार्ज कंसिस्ट करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कंसिस्ट करते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज कंसिस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव से जब ये टकराएंगे, जब ये इससे जो है कोलाइड करेंगे, तो ये वापस डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ इन्होंने देखा कि ये पेनिट्रेट होकर निकल गए, ठीक है, कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट होकर निकल गए, कुछ जो है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये समझ गए, यानी कि कुछ स्पेस तो खाली है, और बीच वाला स्पेस जो है वो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, और पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करे हुए है, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे भी थे जो 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था जो सेम उसी एंगल से वापस आ गया, मतलब कि 180 डिग्री बनाकर ही वापस आ गया। चलो इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि परफॉर्म इन्होंने किया एक एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए, जिसमें से एक जो इनका था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक बहुत ही कितनी मोटी, बहुत पतली सी, 4 × 10⁻⁻⁵ की जो मोटाई की जो शीट थी वो लगा दी गोल्ड फॉइल पे, और एक रेडियो एक्टिव सोर्स रख दिया, यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई। तो कुछ तो निकल गए, कुछ निकल गए, कुछ फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ग्लो करवाने लग गए जब टकराए, और कुछ डिफ्लेक्टेड हो गए पार्टिकल्स। तो क्या हुआ, द अल्फा पार्टिकल्स आप पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जब वो टकराए तो कुछ वही चीज हुई जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, कंक्लूजन क्या निकला वो देखो भाई। इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के तो निकल गए। लेकिन कुछ ऐसे थे अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे भी थे 12,000 में से कोई एक जो 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री के उससे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। या कह सकते हैं 180 डिग्री के बराबर बराबर, बिल्कुल जिस एंगल से गया था करीब करीब उसी एंगल से वापस आ गया। तो ऐसा इन्होंने देखा। 3 पॉइंट्स समझ रहे हो। तो मेन कंक्लूजन ये निकला कि इन्होंने बताया कि जो स्पेस होता है एक एटम के बीच में,
ज्यादातर तो स्पेस खाली रहता है। इन्होंने बताया कि ज्यादातर स्पेस एटम का खाली रहता है। उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल क्योंकि गोल्ड फॉइल से विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, इसलिए खाली है। अच्छा, दूसरा क्या, देयर इज अ पॉजिटिव टाइनी पार्ट, एक पॉजिटिव टाइनी पार्ट भी है जो कि सेंटर में है, क्योंकि इन्होंने सेंटर में ही बम्बार्डिंग करवाई और सेंटर में कुछ तो निकल गए लेकिन कुछ जो है डिफ्लेक्ट हुए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई नहीं करे हुए हैं, क्योंकि कुछ निकल रहे हैं उसी के पास से। ठीक है, इसलिए बहुत छोटा सा कुछ एक एरिया है, बहुत कम स्पेस का, लेस स्पेस। बट एक पॉइंट बहुत अच्छा था, इन्होंने बताया कि जो एक एटम है उसका पूरा मास यहीं पर ही कंसिस्ट होकर रहता है, यानी कि जितना भी मास है वो पूरा यहाँ पे कंसिस्ट होकर रहता है, तो मास यहीं पे कंसिस्ट होके, ये इन्होंने बताया। तो कम स्पेस घेर रहा है, बहुत कम होगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो एक न्यूक्लियस है, ये तो बता ही दिया कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका एटॉमिक रेडियस भी बता दिया, न्यूक्लियस का रेडियस भी बता दिया इन्होंने। न्यूक्लियस का रेडियस कितना बताया, 10⁻⁻15 मीटर। और एक एटम का कितना बताया, यानी कि यहां से यहां तक जब अगर हम जाए तो 10⁻⁻10 मीटर। तो मतलब तुम देख पा रहे हो कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है कितना छोटू सा है, और जो हमारा एटम है वो कितना बड़ा सा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, वरना एटम भी बहुत छोटा है, टाइनी पार्टिकल है, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने निकाली, क्या निकाली, कि खाली स्पेस है, यहाँ पर बीच में जो है पॉजिटिव चार्ज है लेकिन बहुत कम स्पेस रखे हुए हैं और सारा मास इसी पे ही कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया, तो ये वही पॉइंट्स है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब ड्रॉबैक ये हुआ कि एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक थ्योरी दी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर इन्होंने बात की थी कि जो भी आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है वो कुछ ना कुछ एनर्जी कंसिस्ट करके रखता है। अब अगर वो एनर्जी कंसिस्ट करके रखते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी, ठीक है। तो जो इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने, कि बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन यहाँ रहता है, ये पता चल गया, न्यूट्रॉन भी यहीं पर ही होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये बताया। तो मैक्सवेल ने यही कहा कि ये जो है एनर्जी इमिट कर रहा होगा, तो एक टाइम पे इसकी एनर्जी भी खत्म हो जानी चाहिए, तो फिर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, क्या गिर जाएगा अंदर, तो ये फेल हो गया। तो उसके बाद में फिर बोर्स है, बोर ने बताया, बोर का मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ बच्चों, ठीक है। इन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, बहुत हो गया सबका, 1912 में आए, एंट्री मारी और इन्होंने बोला कि देखो भैया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है तुमने बता दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, ये इन्होंने बात कंफर्म कर दी कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है उनका। लेकिन सर्टेन एनर्जी लेवल्स होती है, केएलएमएन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसे 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये केएलएमएनओपी जो है एनर्जी लेवल्स होती है या एनर्जी शेल्स होती है। एनर्जी शेल्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मूविंग पार्टिकल होता है वो हर एक पार्टिकल जो है एनर्जी लिए हुए है, मतलब हर एक शेल जो है खुद में एनर्जी ली हुई है, तो उसी में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इसको एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स नाम दे दिया। अब इन्होंने तीसरी बात ये भी रखी कि कोई भी अगर पार्टिकल है, सपोज यहाँ पर एम वाले शेल में जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, और जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाली है यानी कि नियरेस्ट वाली, नियरेस्ट जो होगी एनर्जी शेल, ठीक है, और जो फारदेस्ट होगी, ठीक है, दूर होगी, तो इन्होंने बोला कि जो नियरेस्ट होगी उसकी जो एनर्जी होगी बहुत कम होगी, लेस एनर्जी होगी, और इन्होंने बोला जो फारदेस्ट होगी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हाई एनर्जी होगी। तो ये बात भी बोली, पॉइंट नोट कर रहे हो ना दिमाग में। एक तो ये बात बोलती, फिर ये बोलते हैं कि देखो दूसरी बात ये है कि जो भी अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर एनर्जी शेल में है और ये लोअर एनर्जी शेल में है, ये हाई से लो में जब जंप करेगा तो इसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, मतलब ये एनर्जी इमिट करेगा, निकाल देगा। लेकिन जो लोअर वाला है वो जब हायर में जाएगा तो उसे एनर्जी चाहिए होगी, वो उसे एनर्जी चाहिए कि वो हायर में पहुंच सके, क्योंकि लोअर से हायर में जाने के लिए उसको चाहिए है भैया एनर्जी। सपोज इसमें दो लेवल के, इसके पास में एनर्जी का लेवल 2 है, इसके पास में एक ही है, तो इसे एक और चाहिए कि ये इसके पास में जा पाए, और इसका 2 है, इसके पास में एक है, अब इसे लोअर में जाना है तो इसको क्या जरूरत है इतनी एनर्जी की, वो इमिट कर देगा, अपनी एक एनर्जी निकाल देगा। एक बात कर रही हूँ, जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लो, 2 एनर्जी है, एक एनर्जी है, तो एक एनर्जी इमिट कर दी और एक लेकर के इसमें जंप कर गया। तो ये इन्होंने बताया, किसने बताया, बोर ने बताया। तो वही देखो ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि एवरी शेल जो है एसोसिएट करती है एनर्जी लेवल से,
और आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास वाली शेल होती है उसकी मैक्सिमम होती है एनर्जी लेवल, और जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है उसका एनर्जी लेवल बहुत कैसा होता है आपका, हाई होता है, राइट। अच्छा, उसका दूसरा रीजन भी है कि एक जो एटम होता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी पास वाली शेल जो है ये अपने तरफ पुल करता है, तो एनर्जी वैसे भी डाउन रहती है इसकी। ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि इससे दूर है, तो इसकी एनर्जी इतना सही होती है, इसकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो रही है, ठीक है, तो ये भी रीजन है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल, एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स डाउन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल इट लूजेस एनर्जी। तो ये आप समझ गए ना, ये वही बात हो गई जो अभी मैंने आपको समझाई थी। तो ये कुछ मॉडल्स थे जो आज हमने डिस्कस करे, ठीक है। इन एटॉमिक मॉडल्स को आप रिवाइज करोगे, जहां पर जो समझ में नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो आप मेरे से पूछोगे, ठीक है, और अगर आ गया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि मैम आ गया है समझ में। सत्तर शिक्षा 9-10 आपका वाला जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करो, और उसे ज्वाइन करके उससे अपनी चीजें जो है अवेल करवाओ, जहां पर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल बहुत सारा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फिनिश करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो इसका रिवीजन करते रहो, बहुत अच्छा है ये लेसन, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हुए आए हैं। थैंक यू सो मच, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। लाइक करो, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तब मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।